बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शजीउल्लाह फरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज पर मुश्तमिल 4TV का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नजर से। सबसे पहले हेडलाइंस। हिंदुस्तान ने रिकॉर्ड चौथी बार अंडर-19 क्रिकेट वर्ल्ड कप जीत लिया। फाइनल में ऑस्ट्रेलिया को 8 विकेट से शिकस्त। सीरिया में केमिकल हमलों के सबूत नहीं हैं, अमेरिका ने किया इकरार। अरब मुल्क फलस्तीनियों की मदद करें, अमेरिका से भीख नहीं मांगेंगे। मस्जिद अक्सा में अकरम सबरी का खुतबा। इसराइल हिजबुल्लाह से मुकाबले के लिए नया मिसाइल सिस्टम बना रहा है। गजा में मुसलसल दूसरे दिन हवाई हमले। सऊदी अरब और यूएई कतर पर हमला करना चाहते थे, इरादों को नाकाम बना दिया गया। वॉशिंगटन में कतर के वजीर दिफा का इंटरव्यू। रशिया न्यूक्लियर टॉर्पीडो बना रहा है, अमेरिका ने लगाया इल्जाम। तनाव बढ़ा। मालदीव में बेचैनी, अपोजिशन ने कहा हिंदुस्तान और दुनिया हुकूमत पर दबाव डाले। शत्रु ने फिर दिखाए बागियाना तेवर, कहा राजस्थान ने बीजेपी को 3 तलाक दे दी। हेडलाइंस आपने देखी। अब खबरों की तफसील की तरफ आपको ले चलते हैं। कतर ने कहा कि सऊदी अरब और यूएई जून में बहरान शुरू होने के वक्त कतर पर हमले का इरादा रखते थे। कतर के वजीर दिफा खालिद बिन मोहम्मद अल अतिया ने वॉशिंगटन पोस्ट को इंटरव्यू देते हुए ये बात बताई। उन्होंने कहा कि कतर के खलीजी पड़ोसियों ने मुल्क का इस्तेहकाम मुतासर करने के लिए हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन उनके इरादों को दोहा ने नाकाम बना दिया। अल अतिया ने कहा कि यह मुल्क कतर में फौजी मुदाखलत करना चाहते थे। ये पूछे जाने पर कि क्या आज भी ऐसा खतरा पाया जाता है, उन्होंने कहा कि हमने ऐसे इरादों को नाकाम बना दिया। शुरू में वो ऐसे इरादे रखते थे। उन्होंने कबायलियों को भड़काने की कोशिश का भी इल्जाम लगाया। उन्होंने कहा कि हमारे खिलाफ उन्होंने मस्जिदों का इस्तेमाल किया। उन्होंने हमारे लीडर्स की जगह बास कठपुतलियों को बिठाने की कोशिश की। कतर के वजीर दिफा अल अतिया ने हाल ही में वाशिंगटन में अमेरिका के वजीर दिफा जेम्स माटिस से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि सऊदी इत्तेहाद के अंदाजे गलत हो गए। अल अतिया ने कहा कि कतर अकेला ऐसा मुल्क है जिसने खित्ते में दहशतगर्दी से मुकाबला करने के लिए अमेरिका से एक समझौते पर दस्तखत किए हैं। उन्होंने बातचीत के जरिए कतर बहरान को हल करने की जरूरत पर जोर दिया। सऊदी अरब के मुखालिफ ईरान के साथ ताल्लुकात के बारे में पूछे जाने पर अल अतिया ने कहा कि कतर हर एक से दोस्ताना ताल्लुकात रखता है। इसराइल की हुकूमत लबनान में हिजबुल्लाह से मुकाबला करने के लिए एक बड़ा मिसाइल सिस्टम बना रही है। इसराइली मीडिया में यह बात कही गई। मीडिया की रिपोर्ट में कहा गया कि वजीर दिफा एविगो लिबरमैन ने इस मिसाइल नेटवर्क को कायम करने के लिए या बनाने के लिए 500 मिलियन शेकल्स यानी $145 मिलियन अलॉट किए हैं। बताया गया कि यह सरफेस टू सरफेस मिसाइल सिस्टम खासतौर पर हिजबुल्लाह से मुकाबला करने के लिए बनाया जा रहा है। इस सिलसिले में काम 2020 तक पूरा हो जाएगा। इसराइली मीडिया की इस रिपोर्ट में दावा किया गया कि हिजबुल्लाह के पास 1 लाख से ज्यादा मिसाइल्स हैं जिनके जरिए वो इसराइल को निशाना बना सकता है। हाल ही में वजीर दिफा एविगो लिबरमैन ने धमकी दी थी कि लबनान के साथ एक और जंग की जाएगी और बेरूत को ईरान के साथ ताल्लुकात की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। इसराइल के जंगी हवाई जहाजों ने मुसलसल दूसरे दिन गजा में हवाई हमले की और हमास के ठिकानों को निशाना बनाया। इसराइली मीडिया में दावा किया गया कि फलस्तीनियों की तरफ से रॉकेट हमलों के बाद यह कार्रवाई शुरू की गई। जानी नुकसान के बारे में कोई खबर नहीं है। फलस्तीन की शहाब न्यूज एजेंसी ने अपने ट्विटर अकाउंट पर बाज़ तस्वीरें जारी की हैं जिनमें इसराइल की फौजी गाड़ियों को मगरबी किनारे के शहर जेनिन में देखा जा सकता है। इस मौके पर जेनिन में कई फलस्तीनी नौजवानों को गिरफ्तार किया गया और बाज़ जगह झड़पें भी हुई। इन झड़पों में कम से कम 5 लोग जख्मी हुए। अमेरिका ने हिजबुल्लाह के खिलाफ पाबंदियों के सिलसिले में 6 लोगों और 7 कंपनियों को निशाना बनाया है। व्हाइट हाउस ने बताया कि हिजबुल्लाह से ताल्लुक रखने की वजह से इन कंपनियों और लोगों पर पाबंदियां लगाई गई हैं।
मस्जिद अक्सा के इमाम खतीब शेख अकरम सबरी ने कहा कि फलस्तीनी कौम अमेरिका से मदद की भीख नहीं मांगेगी। उन्होंने दुनिया खासतौर पर अरब मुल्कों से कहा कि वो अमेरिका की तरफ से फलस्तीनियों की इमदाद में कटौती से पैदा कमी को पूरा करें। जुमे के खुतबे में उन्होंने कहा कि दुनिया का गुंडा एक साजिश के तहत फलस्तीनियों के वापसी के हक को खत्म करना चाहता है और उनके दूसरे हक भी छीनना चाहता है। अकरम सबरी ने कहा कि जब तक फलस्तीनी रेफ्यूजियों की वापसी के हक को यकीनी नहीं बनाया जाता, फलस्तीनी अपने हक के लिए लड़ते रहेंगे। उन्होंने कहा कि दुनिया भर में फलस्तीनी रेफ्यूजियों की तादाद बढ़कर 70 लाख हो गई है। अकरम सबरी ने कहा कि क़िबला अव्वल को जो खतरे हैं वो कम नहीं हुए हैं बल्कि बढ़ते जा रहे हैं। यहूदी आबाद का रोजाना मस्जिद अक्सा पर धावे बोल रहे हैं। इसराइल की हुकूमत और सरकारी मिशनरी अल-कुद्स और मस्जिद अक्सा की इस्लामी पहचान मिटाने के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि फलस्तीनी कौम अल-कुद्स को कभी भी इसराइल का दारुल हुकूमत तस्लीम नहीं करेगी। बैतुल मक़दस पर इसराइल का नाजायज कब्जा है और हम इस नाजायज कब्जे के खिलाफ लड़ाई जारी रखेंगे। जुमे के दिन इसराइली फौज ने अल-कुद्स और मस्जिद अक्सा की तरफ सख्त पाबंदियां लगाई थी, लेकिन इसके बावजूद 40,000 फलस्तीनियों ने मस्जिद अक्सा में जुमे की नमाज पढ़ी। यूनाइटेड नेशंस में फलस्तीन के नुमाइंदे ने कहा कि हम अमन के लिए तैयार हैं। उन्होंने ये बातें कैसे वक्त कही जब सिक्योरिटी काउंसिल की एक मीटिंग होने वाली है। यूनाइटेड नेशंस में फलस्तीन के सफीर रियाज मंसूर ने कहा कि सिक्योरिटी काउंसिल की इस मीटिंग में जो कुछ दिन बाद होने वाली है, अमन के लिए फलस्तीनियों की तलाश के बारे में गौर किया जाएगा। इम्कान है कि 20 फरवरी को फलस्तीन के सदर महमूद अब्बास सिक्योरिटी काउंसिल से खिताब करेंगे। बात करते हैं सीरिया बहरान की। अमेरिका के वज़ीर दिफा जेम्स माटिस ने कहा है कि उनके पास इन खबरों की तस्दीक करने के लिए कोई ठोस सबूत नहीं है कि सीरिया की हुकूमत ने अपने सिविलियंस के खिलाफ सरीन गैस इस्तेमाल की है। जेम्स माटिस ने कहा कि वाशिंगटन को सीरिया में सरीन गैस के इस्तेमाल की खबरों पर तशवीश है, लेकिन वो NGOs और मिलिटेंट ग्रुप्स के हवाले से आने वाली खबरों की तस्दीक नहीं कर सकते। एक दिन पहले खबर आई थी कि सदर डोनाल्ड ट्रंप केमिकल हथियारों के इस्तेमाल के मसले पर जरूरत पड़ने पर बशार अल असद हुकूमत के खिलाफ फौजी कार्रवाई कर सकते हैं। यूएन चीफ एंटोनियो गुटेरेस ने रशिया के सूची शहर में सीरिया के बारे में होने वाली अमन बातचीत में आलमी इदारे के हिस्सा लेने पर तनकीदों को रद्द कर दिया है। न्यूयॉर्क में यूनाइटेड नेशंस के हेडक्वार्टर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए एंटोनियो गुटेरेस ने कहा कि सूची में यूनाइटेड नेशंस के नुमाइंदे स्टेफन डी मिस्टुरा की मौजूदगी पर यूनाइटेड नेशंस और रशिया के दरमियान इत्तेफाक था। एंटोनियो गुटेरेस ने सीरिया बहरान के बारे में बातचीत के सिलसिले में रशिया की कोशिशों की तारीफ की। उन्होंने सूची कॉन्फ्रेंस को कामयाब बताया और कहा कि इसमें मंजूरा करारदाद में तमाम सीरियन शहरियों का ख्याल रखा गया है। इस दौरान सीरिया के कई इलाकों में हवाई हमलों की खबरें हैं, जिनमें कई लोग हलाक और जख्मी हुए। मरने वालों और जख्मियों में बच्चे भी शामिल बताए गए हैं। एक नई रिपोर्ट में कहा गया कि सऊदी अरब ने पिछले साल 3 महीनों के अरसे में 68 बच्चों को हलाक किया था। यह रिपोर्ट अल जजीरा चैनल ने जारी की है, जिसमें कहा गया कि जुलाई से सितंबर 2017 तक यमन में सऊदी इत्तेहाद की फौजी कार्रवाई में 68 बच्चे हलाक हुए और 36 जख्मी हुए। अलहूसी लीडर अब्दुल मलिक अल हुस्ती ने यह बात दोहराई है कि यमन में जंग करने वाले सऊदी अरब और UAE अमेरिका और इसराइल के मफादात पूरे कर रहे हैं। उन्होंने जुमे को तकरीर करते हुए कहा कि अदन के हालिया वाकयात भी इस बात का सबूत हैं कि किस तरह सऊदी अरब और UAE की हुकूमतें अमेरिका और इसराइल के हक में काम कर रही हैं। अब्दुल मलिक अल हुस्ती ने फलस्तीनी कॉज की तायीद की और कहा कि सऊदी अरब की जारहियत का एक मकसद फलस्तीन कॉज को कमजोर करना है। अलूसी ने एक वीडियो जारी किया है, जिसमें उन्हें सऊदी अरब के अंदर हमले करने के लिए असीर इलाके में सरहद पार करते हुए दिखाया गया। यमन के अल मसीरा टीवी चैनल ने यह वीडियो फुटेज जारी किया। यह भी कहा गया कि इन अलूसियों और उनके इत्तेहादियों ने सऊदी अरब की 2 फौजी गाड़ियों को तबाह कर दिया, जिन्हें सूडान से ताल्लुक रखने वाले किराए के सिपाही चला रहे थे। मालदीव में अपोजिशन पार्टियों ने यूनाइटेड नेशंस, यूरोपीय यूनियन, इंडिया और बाकी दुनिया से कहा है कि वो हुकूमत पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का एहतराम करने के लिए दबाव डालें। एक दिन पहले मालदीव की सुप्रीम कोर्ट ने साबिक सदर मोहम्मद नशीद और दूसरे अपोजिशन लीडर्स को रिहा करने का हुक्म दिया था, जिसके बाद जबरदस्त तनाव देखा जा रहा है। अपोजिशन पार्टियों के इत्तेहाद ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि सदर अब्दुल्ला यामीन सुप्रीम कोर्ट का फैसला मानने से इनकार कर रहे हैं। उनका कहना है कि इससे पूरे मुल्क में बेचैनी बढ़ेगी और खून खराबी को शय मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का यह मतलब है कि साबिक सदर मोहम्मद नशीद जिला वतनी से वापस आ सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को हुकूमत के लिए एक धक्का समझा जा रहा है। इस दौरान खबर है कि मालदीव के सदर ने 3 दिनों में दूसरी मरतबा मुल्क के पुलिस चीफ को बरतरफ कर दिया। पिछले 2 दिनों से मालदीव में पुलिस और एहतजाजियों के दरमियान झड़पें हो रही हैं।
हेडलाइंस रिकैप आपने देखा। खेल के मैदान से बड़ी अच्छी खबर है, हिंदुस्तान ने एक बार फिर अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप जीत लिया। मंजू कालरा ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले गए फाइनल में सेंचुरी बनाई। इसके अलावा बॉलर्स ने भी एक बार फिर गैर मामूली मुजाहरा किया, जिसके नतीजे में पार्थिव शाह की कप्तानी वाली टीम ने अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप चौथी बार जीत लिया। इस टूर्नामेंट में हिंदुस्तानी टीम को एक भी शिकस्त नहीं हुई। हिंदुस्तानी बॉलर्स ने ऑस्ट्रेलिया को 216 पर ढेर कर दिया, जिसके बाद हिंदुस्तानी कैप्टन पार्थिव शाह और उनके पार्टनर मंजू कालरा ने धुआंधार शुरुआत की। कुछ देर बारिश की वजह से खेल मुतासिर रहा। हिंदुस्तान की तरफ से ईशान ओराल, कमलेश नागर, शिव सिंह और अंकुल रॉय ने दो खिलाड़ियों को आउट किया और ऑस्ट्रेलिया की टीम को संभलने का मौका ही नहीं दिया। ऑस्ट्रेलिया की टीम ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया था। साबिक टेस्ट क्रिकेटर राहुल द्रविड़ अंडर 19 टीम के कोच हैं। द्रविड़ ने खिलाड़ियों की तारीफ करते हुए कहा कि सिर्फ ये कामयाबी इन खिलाड़ियों की सलाहियतों को बयान नहीं कर सकती। कैप्टन पार्थिव शाह ने कोच द्रविड़ की तारीफ की। उन्होंने कहा कि इस कामयाबी का सेहरा द्रविड़ और पूरी टीम और सपोर्ट स्टाफ को जाता है। हिंदुस्तानी टीम ने सिर्फ 2 विकेट खोकर आसानी से कामयाबी हासिल कर ली। कालरा ने 102 गेंदों में 101 नॉट आउट रन बनाए। हिंदुस्तान ने 217 रन का टारगेट 40 ओवर से पहले ही हासिल कर लिया। हिंदुस्तान के शुभमान गिल को मैन ऑफ द सीरीज करार दिया गया, जिन्होंने टूर्नामेंट में हिंदुस्तान की तरफ से सबसे ज्यादा 372 रन बनाए। सेंचुरी बनाने वाले मंजू कालरा को मैन ऑफ द मैच करार दिया गया। हिंदुस्तानी क्रिकेट बोर्ड ने इस कामयाबी के बाद खिलाड़ियों, कोच और सपोर्ट स्टाफ को नकद इनामात देने का ऐलान किया है। कोच द्रविड़ को 50 लाख रुपए, खिलाड़ियों को 30-30 लाख रुपए और सपोर्ट स्टाफ को 20-20 लाख रुपए दिए जाएंगे। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद, वजीर आजम नरेंद्र मोदी और दूसरों ने इस कामयाबी पर हिंदुस्तान की अंडर 19 टीम को मुबारकबाद दी है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड 3 तलाक के तरीके को रोकने के लिए मॉडल निकाहनामे में एक नई शिक शामिल करेगा, जिसके तहत मर्द को वादा करना पड़ेगा कि वो 3 तलाक नहीं देगा। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के एक तर्जुमान ने लखनऊ में यह बात बताई। पर्सनल लॉ बोर्ड के तर्जुमान मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नोमानी ने न्यूज एजेंसी पीटीआई से बातचीत करते हुए कहा कि हम मॉडल निकाहनामे में यह शिक शामिल कर रहे हैं, जिसमें लिखा होगा कि मैं 3 तलाक नहीं दूंगा। इस मामले पर हैदराबाद में 9 फरवरी से होने वाली मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की मीटिंग में तफसील से गौर किया जाएगा। इस मीटिंग में 3 तलाक, बाबरी मस्जिद और मुसलमानों के दूसरे मसाइल और चैलेंजेस पर गौर होगा। खासतौर पर मुसलमानों में पाई जाने वाली समाजी बुराइयों के बारे में भी बहस हो सकती है। कहा गया कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इस मीटिंग में आने वाले साल के लिए एक रोड मैप तैयार करेगा। हरियाणा में कश्मीरी नौजवानों पर हमले के सिलसिले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इस हमले में 2 कश्मीरी स्टूडेंट्स जख्मी हुए थे, जिन्हें हॉस्पिटल में मरहम पट्टी के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया। उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर सामने आई हैं। यह वाकया हरियाणा के महेंद्र नगर में पेश आया। कश्मीरी लीडर्स ने मुतालबा किया कि मुख्तलिफ रियासतों में पढ़ने वाले कश्मीरी बच्चों की हिफाजत को यकीनी बनाया जाए। हैदराबाद के रुकन पार्लियामेंट और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर असदुद्दीन ओवैसी ने भी कश्मीरी स्टूडेंट्स पर हमले की मजम्मत की और कहा कि हरियाणा हुकूमत को अपनी दस्तूरी जिम्मेदारियां पूरी करनी चाहिए। कि हरियाणा में जब से बीजेपी की सरकार बनी है, खट्टर एडमिनिस्ट्रेशन सरासर नाकाम साबित हुआ है लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल करने के लिए। चाहे वो हाफिज जुनैद को मारा गया ट्रेन में रमज़ान के दिनों में और उसकी मौत हो गई। फिर उसके बाद हमने देखा कि ये जो पिक्चर रिलीज़ हो रही थी, उस सिलसिले में एक स्कूल की बस में मासूम बच्चे बैठे हुए थे, उन पर पत्थरबाजी की गई। कैसे बच्चे डर के स्कूल की बस के उसमें परेशान हो गए। अब ये ऐसे वाक़यात हो रहे हैं। और फिर ये कश्मीरी स्टूडेंट्स को, जो वहाँ सेंट्रल यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म है, स्टूडेंट है, वो नमाज पढ़ के निकल रहे हैं, उनको डिलिबरेटली टारगेट करके मारा गया। तो ये तो यही हो रहा है ना कि वहाँ बाज़ाब्ता जो मुसलमान हैं, जो दलित हैं और जो बीजेपी और संघ परिवार की आइडियोलॉजी के ख़िलाफ़ है, उनको निशाना बनाया जा रहा है। तो मैं इसकी सख्ती से इसका कंडेम करता हूँ और हरियाणा गवर्नमेंट से इस बात का डिमांड करता हूँ कि वो अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी को निभाएं। और कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी ये है कि वो किसी भी इंसान के जान और माल की हिफाजत करें जो उसमें अभी तक नाकाम साबित हो रहे हैं। कैसे किसी को आप निशाना बना सकते? और ख़ास तौर से क्या मैसेज हम दे रहे हैं कश्मीरियों को? हम तो ये कह रहे हैं कि ये हमारा अटूट हिस्सा है और रहेगा, मगर अगर ये कश्मीरी बच्चे जो पढ़ रहे हैं, स्टूडेंट हैं, उनको मस्जिद से निकल मारे तो क्या मैसेज जा रहा है? तो इसलिए इस पर सख्ती से कार्रवाई होनी चाहिए और जो कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है उसको लिव अप करें। मगर अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि वो बजाय अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी को निभाने के वो सिर्फ अपनी आइडियोलॉजी पर काम कर रहे हैं। तो ऑल इंडिया बस इंडिया पर्सनल लॉ उसके तिवारी साहब, उसके बाद अब तक हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, आपको पूरा एजेंडा देंगे
और मैं आप लोगों से भी गुजारिश करूंगा कि आप लोग 9 तारीख की शाम से 10 और 11 को आइए, हमारे मेहमान रहिए। और 11 तारीख को यहाँ पर बहुत बड़ी जनसभा होने वाली है इंशाअल्लाह ताला, उसमें भी आप प्लीज़ थोड़ा बहुत कवरेज दीजिए और पूरी बात करेंगे आपसे। वेस्ट बंगाल पुलिस ने बिहार के बुद्धगया में एक बम धमाके के सिलसिले में जमातुल मुजाहिदीन बांग्लादेश के 2 मिलिटेंट्स को गिरफ्तार किया है। कम शिद्दत का यह धमाका पिछले महीने दलाई लामा के दौरे के मौके पर हुआ था। एसटीएफ के एक ओहदेदार ने कोलकाता में बताया कि 24 साला पैगंबर शेख और 21 साला जमीर शेख को चारशंबे के दिन गिरफ्तार किया गया। एक और ट्वीट में शत्रुघ्न सिन्हा ने वार्निंग दी कि बीजेपी को देर आए दुरुस्त आए की तरह अब संभल जाना चाहिए, वरना अगली बार टाटा बाय बाय नतीजे आएंगे। शत्रुघ्न सिन्हा काफी अरसे से बीजेपी पर ऐसी तनकीदें कर रहे हैं और उनके तेवर बागियाना हैं। हाल ही में वो एक और नाराज लीडर यशवंत सिन्हा की तरफ से बनाए गए राष्ट्रमंच में शामिल हुए थे। एक बार फिर कुछ और इंटरनेशनल न्यूज। अमेरिका ने कहा है कि रशिया समंदर के नीचे एक टॉर्पीडो बना रहा है जो न्यूक्लियर हथियारों के साथ हमला कर सकता है। इसे रशिया पर हालिया अरसे का सबसे संगीन इल्जाम बताया जा रहा है। वॉशिंगटन से मिलने वाली खबरों में कहा गया कि रशिया अमेरिका और नाटो को अपने जोग्राफियाई और सियासी इरादों के रास्ते में रुकावट समझता है और उसने 2000 गैर रिवायती न्यूक्लियर हथियार जमा किए हैं। हाल ही में सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी एक बयान में रशिया पर तनकीद की थी और ऐसे इशारे दिए थे कि रशिया न्यूक्लियर हथियार जमा कर रहा है। पहली मर्तबा रशिया पर न्यूक्लियर टॉर्पीडो बनाने का इल्जाम लगाया गया। एक दिन पहले रशिया ने अपने शहरियों को खबरदार किया था कि वो बैरूनी मुल्कों के सफर के दौरान काफी एहतियात से रहें, क्योंकि अमेरिका हर जगह रशियंस का पीछा कर रहा है। चाइना ने लैटिन अमेरिका के मुल्कों को वाशिंगटन की तरफ से दी गई धमकियों पर तनकीद की और कहा कि खित्ते में मौशी पार्टनरशिप आपसी जरूरतों और मुश्तरका फायदों की बुनियाद पर टिकी है। चाइना की वजारत खारजा की तर्जुमान ने अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रेक्स टिलरसन के एक बयान का जवाब देते हुए ये बातें कही। टिलरसन ने कहा था कि चाइना लैटिन अमेरिका में कदम जमा रहा है और इन मुल्कों को चाइना और रशिया से दूर रहना चाहिए। बीजिंग में मीडिया से बातचीत करते हुए वजारत खारजा की तर्जुमान ने कहा कि चाइना लैटिन अमेरिका के माल का एक बड़ा खरीदार है। यह तनाज़ा एक ऐसे वक्त पैदा हुआ है जब टिलरसन लैटिन अमेरिका के मुल्कों मैक्सिको, अर्जेंटाइन, पेरू, कोलंबिया और जमाइका का दौरा कर रहे हैं। कनाडा के वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो के साथ एक प्रोग्राम के दौरान एहतजाजियों ने धक्का-मुक्की की। वज़ीर-ए-आज़म ने ब्रिटिश कोलंबिया से गुजरने वाली एक पाइपलाइन को फैलने के फैसले का बचाव किया, जिस पर नाराज एहतजाजियों ने उनके साथ धक्का-मुक्की की। म्यांमार या बर्मा की हुकूमत ने इन खबरों को गलत बताया कि राखीन रियासत में हाल ही में 5 इज्तिमाई कब्रें मिली हैं। म्यांमार की हुकूमत के आला ओहदेदारों ने कहा कि ऐसी रिपोर्ट सामने आने के बाद सरकारी टीमों ने राखीन के उस गांव का दौरा किया, लेकिन वहां ऐसा कुछ नहीं पाया गया। यह रिपोर्ट न्यूज एजेंसी एसोसिएटेड प्रेस ने जारी की थी। उन्होंने बताया कि देहातियों ने अपने गाँव में इज्तिमाई कब्रें मिलने की तस्दीक नहीं की है। बरतानिया की अदालत ने लंदन में एक मस्जिद के बाहर नमाजियों पर वैन चढ़ाने वाले शख्स को 43 साल जेल की सजा सुनाई है। यह वाकया पिछले साल जून में पेश आया था। 48 साल डैरिन ऑसबर्न ने इस हमले में एक मुसलमान को हलाक कर दिया था और 9 लोगों को जख्मी किया था। पता चला है कि मुजरिम ने बीबीसी पर एक ड्रामा देखा था, जिसके बाद उसमें मुसलमानों के खिलाफ जज्बात पैदा हो गए थे। इस ड्रामे में पाकिस्तानी ब्रिटिश शहरियों को बच्चों के साथ ज्यादती करते हुए दिखाया गया था। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में? आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। हिंदुस्तान ने रिकॉर्ड चौथी बार अंडर-19 क्रिकेट वर्ल्ड कप जीत लिया। फाइनल में ऑस्ट्रेलिया को 8 विकेट से शिकस्त। सीरिया में केमिकल हमलों के सबूत नहीं हैं, अमेरिका ने किया इकरार। अरब मुल्क फलस्तीनियों की मदद करें, अमेरिका से भीख नहीं मांगेंगे। मस्जिद अक्सा में अकरम सबरी का खुतबा। इसराइल हिजबुल्लाह से मुकाबले के लिए नया मिसाइल सिस्टम बना रहा है। गजा में मुसलसल दूसरे दिन हवाई हमले। सऊदी अरब और यूएई कतर पर हमला करना चाहते थे, इरादों को नाकाम बना दिया गया। वॉशिंगटन में कतर के वजीर दिफा का इंटरव्यू। रशिया न्यूक्लियर टॉर्पीडो बना रहा है, अमेरिका ने लगाया इल्जाम। तनाव बढ़ा। मालदीव में बेचैनी, अपोजिशन ने कहा हिंदुस्तान और दुनिया हुकूमत पर दबाव डाले।
शत्रु ने फिर दिखाए बागियाना तेवर, कहा राजस्थान ने बीजेपी को 3 तलाक दे दी। ये थी आज की खबरें। शेजुल अफरा सबको दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।